कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते सब बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत मस्त चल रही होगी। दोस्तों, मैं हूं प्रमोद कुमार और आप देख रहे हैं अपना चैनल प्रमोद मैथमेटिक्स क्लासेस। और आज के इस वीडियो में चलने वाले हैं भारत की मिट्टी। ठीक है, तो बहुत डिटेल्स के साथ जो है ये वीडियो आपका होने वाला है, अब तक बने रहिए। और इससे पहले का जो वीडियो था वो आप लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया। ठीक है, तो और आज जो है हम भारत की मिट्टी को लेके वीडियो आ रहे हैं और शायद हो सकता है ये पार्ट 1 जाए। ठीक है ना, क्योंकि ये थोड़ा लंबा जा रहा है। ये पार्ट 1 होगा और इसके बाद जो आएगा वो पार्ट 2 आएगा। ठीक है, क्योंकि एक ही वीडियो बनाना ये संभव नहीं हो पा रहा था। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहले देखते हैं हम लोग शुरू करते हैं मिट्टी के प्रकार को सबसे पहले। ठीक है, तो भारत की, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग आज भारत की मिट्टी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हमारा शुरू क्या होगा, वो मिट्टी के प्रकार ही है। ठीक है ना, तो भारत में जो मिट्टी होती है वो समथिंग 8 प्रकार की होती है। ठीक है ना, तो जिसमें फिर दोस्तों जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल एवं पीली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, शुष्क मिट्टी, लवणीय मिट्टी, पिटमा मिट्टी और फिर हम लोग चलेंगे लास्ट में वन्य मिट्टी के बारे में। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग सब कुछ देखते हैं और फिर वीडियो तक पहुंचते हैं। ठीक है ना, देखिए सबसे पहले हम लोग आते हैं अब मृदा। ठीक है, मृदा मतलब मिट्टी होता है दोस्तों, इसको हम लोग भूगोल में मृदा के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, जिसको हम लोग मिट्टी के नाम से मिट्टी बोलते हैं। तो ज़मीन पर दानेदार कणों वाली पतली परत जो है वो क्या कहलाती है दोस्तों, वो मृदा कहलाती है। मतलब समझ गए होंगे आप लोग कि ज़मीन पर जो दानेदार कण होती है उसको हम लोग पतली परत जो होती है उसको हम लोग मिट्टी कहते हैं, यानी मृदा कहते हैं। इसका निर्माण अनेक प्रकार के खनिजों, पौधे, गैस, पानी और जीव जंतुओं के अवशेषों से हुआ है। ठीक है, और मृदा के अलग अलग प्रकार के कण होते हैं। जैसे देखिए आप लोग समझ रहे हैं कि मृदा के जो होता है वो अलग अलग कण होता है। मतलब मृदा का जो कण होता है दोस्तों वो अलग अलग होता है। मतलब पहला आता है मृतिका, ठीक है, और फिर आएगा बालू, और फिर आएगा गाद, और फिर आएगा आपका ग्रेवल यानी बेजरी। देखिए, तो जो मिट्टी की जो सबसे छोटी कण होती है ना, वो केली यानी कि मृतिका होती है। मतलब वो मिट्टी की सबसे छोटी कण होती है। इसके बाद मृतिका से गाद बनता है और गाद के बाद फिर आपको बालू आता है और बालू यानी कि फिर बजरी में बदल जाता है। बजरी जो हुआ वो थोड़ा सा बड़ा हुआ। आप लोग गाद जानते हैं और बालू भी जानते हैं। ठीक है ना, और इसी क्रम में हम लोग आते हैं। देखिए कणों के आकार पर देखेंगे अगर इनका क्रम, तो सबसे छोटी जो होती है वो मृतिका होती है और फिर गाद होती है और उससे बड़ी बालू होती है और बालू से बड़ी आपका बजरी होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कहते हैं नोट में, जिस कण का आकार जितना छोटा होता है उतना पानी सोखने क्षमता उसमें जो उतनी जल्दी ज़्यादा होती है। ठीक है ना, जैसे देखिए मान लीजिए आप लोग धूलकण जानते हैं ना। धूलकण और मान लीजिए कोई बड़ी बड़ी चट्टान लेते हैं, तो दोनों में अगर पानी डालते हैं हम लोग तो धूलकण में ज़्यादा पानी सोखता है उस चट्टान के मुताबिक। उसी वही लिखे हैं यहाँ पे कि जिस कण का आकार जितना छोटा होता है उसमें पानी सोखने क्षमता उतना ज़्यादा होता है। तो सबसे अधिक जल सोखने क्षमता किसमें होगी? मृतिका में होगी, है ना। ये बात आप लोग समझ गए होंगे। आगे देखते हैं हम लोग ह्यूमस। ठीक है, ह्यूमस के बारे में पढ़ते हैं पहले हम लोग। तो ह्यूमस जो होता है दोस्तों, देखिए वो गाढ़े भूरे या काले रंग का कार्बनिक पदार्थ है ना, यानी कि ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। पेड़ पौधे, पत्तों तथा सूक्ष्म जीवों के अपघटन से जो कार्बनिक पदार्थ निर्मित होती है उसे ह्यूमस कहते हैं। देखिए अगर बात किया जाए इसका निर्माण का, तो पेड़ पौधा, पत्ता जो भी होता है, सूक्ष्म जीव वगैरह, इसके फड़ने गलने से, है ना, अपघटन मतलब फड़ना गलना। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, इसके फड़ने गलने से कार्बनिक पदार्थ का निर्माण होता है और फिर हम क्या कहते हैं? ह्यूमस कहते हैं। यह भारतीय मृदा में कम मात्रा में पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये भारतीय जो मृदा होती है, मतलब ये भारत की जो मिट्टी होती है यहाँ भी कम मात्रा में पाया जाता है। अलग अलग मृदाओं में ह्यूमस की मात्रा अलग अलग होती है। बात सही है भैया। अब देखिए लड़के तो सभी पढ़ते हैं लेकिन सब में तो ऐसा गुण नहीं होता, सब वो तेज होता है ना। तो उसी प्रकार से अलग अलग मृदाओं में ह्यूमस की मात्रा अलग अलग होती है। ठीक है ना, और ह्यूमस मिट्टी की नमी को बनाए रखने का काम करता है। आगे देखते हैं हम लोग जलोढ़ मृदा के बारे में, यानी कि जलोढ़ मिट्टी के बारे में। ठीक है ना, जलोढ़ मिट्टी आप लोग नाम सुने होंगे। इसे दोमन मिट्टी या फिर कछारी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं हम लोग। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जलोढ़ मिट्टी जो होता है काफ़ी अच्छी मिट्टी होती है। तो जलोढ़ मिट्टी को दोस्तों हम लोग दोमन मिट्टी या फिर कछारी मिट्टी के नाम से जानते हैं। इसमें बालू की मात्रा होता है आपका 40%, मृतिका होता है 40% और गाद होता है आपका 20%। ठीक है, ध्यान दीजिए। अगर ये भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है, इसलिए जलोढ़ मिट्टी को अन्य मिट्टी की तुलना में कम उर्वरक की आवश्यकता होती है। देखिए अब यहाँ एक बात आता है उर्वरक का बात किया जाए तो ये देखिए दोस्तों, आप लोग जानते होंगे खाद वगैरह। ठीक है, तो उसी का रासायनिक चीज़ है उर्वरक, है ना। जैसे कि अगर कोई गोबर हो गया तो ये खाद होता है, लेकिन जो रासायनिक होता है उसको हम उर्वरक के नाम से जानते हैं।
तो ध्यान दीजिएगा, ये भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है और इसलिए जो है इस मिट्टी में जो उर्वरक होता है, जो खाद होता है, उसकी आवश्यकता कम पड़ती है। इसके बाद आता है दोमट मिट्टी। देश में कुल क्षेत्रफल में लगभग 40% भाग में ढके हुए हैं। भारतीय सर्वाधिक क्षेत्र पर इसी प्रकार की मृदा पाई जाती है। अगर अगला टॉपिक की बात किया जाए, पॉइंट की बात किया जाए, तो यह मिट्टी भारत के पंजाब से असम तक विशाल मैदान भाग के साथ साथ नर्मदा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा नदी घाटियों की में फैली हुई है। मतलब दोस्तों बात किया जाए तो यह मिट्टी जो है भारत में पंजाब से लेकर असम तक है ना, और उसके साथ साथ नर्मदा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा नदी तक मतलब ये फैली हुई है। और तटीय मैदान में जो बात किया जाए तो उत्तर भारत के मैदान तक इस प्रकार की मिट्टी का विस्तार है। उत्तर भारत में है ना, बात समझ रहे हैं आप लोग, उत्तर भारत में क्या है, ये मिट्टी पूरी फैली हुई है। और बात किया जाए तो इस मिट्टी में पोटासियम, चूना है ना, फास्फोरिक अम्ल की प्रचुर मात्रा होती है। और नाइट्रोजन पर ह्यूमस की कमी पाई जाती है ना। अगला टॉपिक आते हैं, यह मिट्टी जो होती है धान, जिसको हम चावल है ना, चावल की खेती बोलते हैं। वैसे खेती तो धान का ही होता है, लेकिन बोलते हैं इसको हम लोग चावल की खेती, ठीक है। तो धान की खेती के लिए सबसे अच्छी होती है। और जो जलोढ़ मिट्टी होती है दोस्तों, ये चावल की खेती के लिए बहुत ही परफेक्ट मानी जाती है। और साथ ही साथ बात किया जाए तो इस मिट्टी क्या कहते हैं, इस मिट्टी में गेहूँ, गन्ना, कपास, फल, सब्जियाँ खेती की जाती है ना। अब बात किया जाए तो जलोढ़ मिट्टी जो होता है दोस्तों, वो दो प्रकार का होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा, जलोढ़ मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी के प्रकार के बारे में। तो जलोढ़ मिट्टी जो होता है वो दो प्रकार की होती है, ठीक है। एक आती है आपकी नई जलोढ़, एक आती है आपकी पुरानी जलोढ़, ठीक है। तो जो नई जलोढ़ होती है ना, उसको हम लोग खादर बोलते हैं, ठीक है ना। और जो पुरानी जलोढ़ उसको हम लोग भांगर बोलते हैं। मतलब देखिए, याद करें तो इसमें एक निकालते हैं हम लोग, जो पुराना हो गया, मतलब जो पुराना हो गया वो टूट फूट के भंग गया है, तो उसको भांगर बोलते हैं। और जो नई है तो उसको हम लोग खादर बोलेंगे, ठीक है। आपको आसानी से याद हो जाएगा। नई जलोढ़ को क्या बोलेंगे हम लोग, खादर बोलेंगे, और पुरानी जलोढ़ को क्या बोलेंगे हम लोग, बांगर के नाम से जानते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग पहले खादर के बारे में, ठीक है। यानी कि खादर क्या हो गया समझ में आ गया। खादर आपका है नई जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। खादर क्या है, नई जलोढ़, ठीक है। ये हो गया आपका नींव है ना, नया जलोढ़ मिट्टी। तो इस प्रकार की मिट्टी नदी के निकट पाई जाती है। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी क्या होती है, बाढ़ आती है, तो बाढ़ के साथ साथ फिर मान ली बाढ़ आती है ये नदी के, और बाढ़ के साथ साथ क्या होता है, ये मिट्टी यहाँ का जो आसपास का जो मिट्टी है, इसके ऊपर एक नया परत चढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस मिट्टी में क्या होगा, उपजाऊ शक्ति कुछ ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है ना, ज़्यादा हो जाएगी। तो कहते हैं इस प्रकार की मिट्टी जो है नदी किनारे, नदी के निकट पाई जाती है। और हर साल बाढ़ के कारण, यहाँ बाढ़ लिखा हुआ है, ये बाढ़ है ना, हर साल बाढ़ के कारण मिट्टी की नई परत जमा होता रहता है। और बारीक गाद की अधिकता के कारण अधिक खादर की जल ग्रहण करने क्षमता अधिक हो जाती है, और इस प्रकार की मिट्टी को हमेशा उर्वरकता बने रहती है। देखिए, आपको इस चीज़ को हम जरा सा समझा देते हैं। मान लीजिए ये नदी है, अब मान लीजिए बाढ़ अगर आता है, ठीक है, तो ये एरिया कवर हो जाता है पूरा बाढ़ के साथ, गिरफ्त है ना, ये एरिया बाढ़ हो गया। तो यहाँ जो मिट्टी पाया जाएगा, ये वाला और इस वाला जो एरिया मिट्टी पाया जाएगा, इसको बोलेंगे हम लोग नई जलोढ़। क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहाँ जो है ना, बाढ़ के साथ साथ यहाँ का जो मिट्टी था वो दब गया और यहाँ नया मिट्टी जम गया। तो जो नया मिट्टी जमा ना भैया, तो उसमें क्या होगा, उसमें जो पुरानी मिट्टी है, मान लीजिए जो यहाँ पे मिट्टी है, उसके तुलना में यहाँ पर ज़्यादा खेती होगा, ज़्यादा उर्वरक, मतलब यहाँ पर उर्वरक देने का जरूरत ज़्यादा नहीं पड़ेगा, ठीक है। आगे देखते हैं ना भांगर के बारे में। यानी कि ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका पुरानी जलोढ़ मिट्टी। तो मिट्टी नदी के बाद प्रभावित क्षेत्र से दूर पाई जाती है। ये जो मिट्टी है, देखिए मान लीजिए ये नदी था और यहाँ तक बाढ़ फैला हुआ है, ठीक है। अब ये मिट्टी मान लीजिए इधर है, तो यहाँ तो बाढ़ गया नहीं था, तो ये पुराना हो गया ना, तो यहाँ पे आपको उर्वरक देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो क्या होता है, भांगर में क्या होता है कि मिट्टी नदी के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से दूर होती है, और इसमें मिट्टी की उर्वरकता कम हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे बार बार खेती करने से वहाँ पे क्या हो जाती है, उर्वरकता शक्ति कम हो जाती है, और हमको वहाँ पे खाद डालने की आवश्यकता होती है। आगे देखते हैं हम लोग काली मिट्टी के बारे में, ठीक है ना। काली मिट्टी, तो काली मिट्टी को जो भैया कई नामों से जानते हैं, जैसे रेगुर मृदा हो गया, कपास की मिट्टी हो गया, ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ अथवा लावा मिट्टी के नाम से। मतलब इसका जो है काली मिट्टी को हम लोग 2-4 नामों से जानते हैं। और इसका निर्माण कैसे होता है ये जानते हैं हम लोग पहले, ठीक है। तो इसका निर्माण जो होता है, ज्वालामुखी विस्फोट से निकला लावा जब जम जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसका निर्माण क्या होता है, ज्वालामुखी विस्फोट है ना, ज्वालामुखी विस्फोट से निकला हुआ जब लावा जब जम जाता है, मतलब चट्टानों में बदल जाता है। ध्यान दीजिएगा,
जब चट्टान जब ज्वालामुखी निकलती है, लावा निकलती है, तो वो क्या जम जाता है, और जम जाने के बाद क्या हो, चट्टान बन जाता है। तो इन्हें बेफाल्ट लावे की चट्टान के अपक्षय मतलब टूटे फूट से होता है, और इसलिए इसलिए जो है इसको हम लोग लावा मिट्टी के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसका निर्माण जो होता है वो ज्वालामुखी के लावे के बाद जो चट्टान जो जम जाता है उसकी वजह से होता है, इसलिए इसको हम लोग लावा मिट्टी के नाम से जानते हैं। दूसरा आता है, यह मिट्टी दक्कन ट्रेफ के ऊपरी भाग में विशेष रूप में गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग काली मिट्टी। बात किया जाए ना तो काली मिट्टी का सबसे ज़्यादा विस्तार वो महाराष्ट्र में होगा। ठीक है ना, काली मिट्टी का सबसे ज़्यादा विस्तार कहाँ है, वो महाराष्ट्र में है। आगे बात किया जाए तो दक्कन के पठार के अलावा मालवा पठार में भी काली मिट्टी की अधिकतम पाई जाती है। काली मिट्टी का काला रंग टीने फेरस मैग्नेटाइट के उपस्थिति कारण होता है। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई पूछता है कि काली मिट्टी का काला रंग क्यों होता है, तो टिटने फेरस मैग्नेटाइट की वजह से उसका रंग काला होता है। अगला बात किया जाए तो काली मिट्टी का जो दोस्तों होता है ना, काली मिट्टी जो होता है वो कपास की खेती के लिए बहुत उपयुक्त मानी जाती है ना, और इसलिए इसको हम लोग कपास की मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। आगे देखते हैं। ठीक है, और अगला में है, यह मिट्टी जो बहुत महीन कणों से मतलब मृतिका से बनी होती है। मतलब देखिए, आपको हम पूर्व में बता दिए हैं कि मृतिका जो होती है वो बहुत महीन कण होती है। ठीक है ना, तो यह जो काली मिट्टी होती है ये बहुत महीन कण मतलब मृतिका से बनी होती है, जिस कारण इसमें पानी सोखने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है ना, और लंबे समय तक इसमें नमी बनी रहती है। इसलिए काली मिट्टी को सिंचाई के लिए कम आवश्यक होती है, जिसके कारण इन्हें स्वस्थ जुताई वाली मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। थोड़ा इसको समझिए। हाँ, क्या कहता है दोस्तों कि ये जो काली मिट्टी होती है ना, ये एकदम छोटे छोटे कण से बना होता है। और आपको बताएं अभी हम कि छोटे छोटे कण मतलब इसमें पानी सोखने की क्षमता ज़्यादा होती है। तो पानी सोखने की क्षमता जब ज़्यादा होती है दोस्तों, ठीक है, तो क्या होगा, इसमें आपको सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं होगी बार बार। तो सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं होगी मतलब ये मिट्टी जो है ना स्वतः, है ना, मतलब इसमें अपने आप जो है बीज लगाइए, बस अपने आप क्या बोलते हैं पेड़ पौधा उगने शुरू हो जाएगा। तो इसे हम लोग स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इस मिट्टी में है ना, इस मिट्टी में नाइट्रोजन, ह्यूमस यानी जैविक पदार्थ की कमी पाई जाती है। प्रायद्वीपीय भारत में काली मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है, यानी कि ध्यान दीजिएगा, प्रायद्वीप जो भारत होती है वहाँ पे काली मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अब हम लोग आगे आते हैं लाल मिट्टी के बारे में। ठीक है, लाल मिट्टी के बारे में, तो जो लाल मिट्टी और पीली मिट्टी होती है, ध्यान दीजिएगा, लाल और पीली मिट्टी, इस मिट्टी का निर्माण कायांत्रित फेल के टूटने फूटने से हुआ। कायांत्रित फेल दोस्तों दूसरा नाम क्या है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है ना, कायांत्रित फेल का दूसरा नाम क्या है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो कहता है, इस मिट्टी का निर्माण जो होता है कायांत्रित फेल से टूटने फूटने से हुआ है, और मेग्मा, आग्नेयफेल, अवसादी और कायांत्रित। ध्यान दीजिएगा, मेग्मा जो था, मेग्मा के बाद क्या बना, वो बना आग्नेयफेल, आग्नेयफेल के बाद क्या बना था, अवसादी फेल, और अवसादी फेल के बाद क्या बना है, कायांत्रित फेल का निर्माण किया गया है ना। आगे देखते हैं हम लोग। कहता है, इस प्रकार की मिट्टी लोहा और सिलिका की मात्रा, इस प्रकार की मिट्टी होती है लाल और पीली मिट्टी में, इसमें लोहा और सिलिका की मात्रा ज़्यादा होती है। आगे देखते हैं, लाल मिट्टी दक्कन के पठार के पूर्व और दक्षिण में पाई जाती है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, झारखंड, नागालैंड में प्रमुख रूप से पाई जाती है। ये जो मिट्टी है लाल और पीली मिट्टी, ये मुख्य रूप से कहाँ कहाँ पाई जाती है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, है ना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और झारखंड, नागालैंड में ये मुख्य रूप से पाई जाती है। अगर बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा, है ना, बात किया जाए नोट में लिखा हुआ है, सबसे ज़्यादा जो है ये मिट्टी जो है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। एपी का मतलब दोस्तों आंध्र प्रदेश, है ना, आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है। ध्यान दीजिएगा, अगर पूछता है कि भैया लाल मिट्टी रंग लाल क्यों है, तो क्या बोलिएगा, फेरिक ऑक्साइड की वजह से इसका रंग क्या होता है, लाल होता है। ठीक है ना। अच्छा, आगे देखते हैं। जब यह मिट्टी जल को सोखती है तो यह पीली दिखाई देती है। ध्यान दीजिएगा, अभी तो ये मिट्टी हम मान लेते हैं यह मिट्टी कैसा है, यह मिट्टी जो है अभी लाल है। ठीक है ना, यह मिट्टी क्या है, लाल है। ठीक है, लेकिन जब ये पानी सोखने शुरू कर देगा तो ये कैसा बन जाएगा, ये पीला बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे है, इस मिट्टी में नाइट्रोजन और ह्यूमस की मात्रा कम होती है, प्रायः बंजर भूमि के रूप में पाई जाती है। भैया यहाँ जो है नाइट्रोजन और ह्यूमस की मात्रा कम होती है और ये प्रायः जो है बंजर भूमि के रूप में पाई जाती है। अगला है, यह मिट्टी बजरी युक्त
बलुई और छिद्रयुक्त होती है, इसलिए इसे बाजरे की खेती के लिए उपयुक्त होती है। और यह मिट्टी जो ध्यान दीजिएगा, यह मिट्टी जो होता है बलुई या फिर कह सकते छिद्रयुक्त होती है, और इसलिए इसका उपयोग जो हम लोग बाजरे की खेती के लिए करते हैं। और यह मिट्टी आलू और फलों के लिए भी बहुत ज़्यादा उत्तरदायित्व होता है, मतलब काफ़ी अच्छा है। आगे हम लोग आते हैं, और आगे है हम लोग का लेटराइट मिट्टी, ठीक है ना। तो लेटराइट मिट्टी क्या होता है, ध्यान दीजिएगा जरा सा। यह मरमली मिट्टी, इसे जो है मरमली मिट्टी के नाम से जानते हैं। और लेटराइट मिट्टी उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होता है। उसके बाद कहता है निचलन के कारण इस मिट्टी का निर्माण होता है। और अगला टॉपिक है, यह मिट्टी गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी और सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, अगर लेटराइट मिट्टी की बात किया जाए तो ये अगर गीली हो जाती है तो ये दही की तरह हो जाती है, और अगर ये कठोर होती है तो ये ईंट की तरह कठोर हो जाती है, ठीक है ना। बात किया जाए लेटराइट मिट्टी में लो ऑक्साइड और एल्युमिनियम की मात्रा भरपूर होती है। ध्यान दीजिएगा, लेटराइट मिट्टी में जो होती है वो लो ऑक्साइड और एल्युमिनियम की मात्रा भरपूर होती है, और लो ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण ही फलन क्या होता है, लाल होता है, ठीक है ना। इस मिट्टी में चूना, नाइट्रोजन, ह्यूमस की कमी पाई जाती है, क्योंकि ज़्यादा वर्षा के कारण ह्यूमस जल में घुल के मिट्टी में के निचली परतों पर चल जाती है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसमें जो होता है पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होता है, तो ह्यूमस क्या होती है, घुल के एकदम ज़मीन की लास्ट सतह तक पहुँच जाती है, जिसकी वजह से जो है भैया यहाँ ह्यूमस की मात्रा एकदम कम इस मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा जो कम होती है, ठीक है। और आगे है, यह मिट्टी मुख्य रूप से जो है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच इसी राज्यों में पाई जाती है, जैसे कर्नाटक, केरल। ध्यान दीजिएगा, ये मिट्टी जो है आपका लेटराइट मिट्टी जो है वो कर्क रेखा और मकर रेखा, आप लोग सुने होंगे कर्क रेखा और मकर रेखा, इसके बीच जो राज्य है जैसे कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उड़ीसा, बंगाल, है ना, पूर्वोत्तर में मेघालय में पाई जाती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यह मिट्टी प्रायः कम उर्वरकता वाली होती है, फिर भी उर्वरकता का प्रयोग जैसे कपास, चाय, कॉफ़ी, काजू, गन्ने की खेती के लिए की जाती है। लेटराइट मिट्टी में वैसे तो उर्वरकता कम होती है, लेकिन इसमें उर्वरकता देकर जो है भैया इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, वगैरह वगैरह खेती के लिए क्या, जैसे कि काजू, कॉफ़ी, है ना, चाय वगैरह भी करते हैं। बात किया जाए आगे, तो यह मिट्टी चाय, इलायची और काजू के लिए बहुत उपयुक्त होती है। ध्यान दीजिएगा, यह मिट्टी जो होता है कौन सी मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। ये लेटराइट मिट्टी जो है चाय, इलायची और काजू के लिए बहुत उपयुक्त होती है। केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में लाल लेटराइट मिट्टी को काजू की फसल के लिए बहुत उपयुक्त होती है। ध्यान दीजिएगा, है ना। क्या कहता है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, क्या है, केरल है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, उनकी लाल लेटराइट मिट्टी जो है काजू के लिए बहुत उपयुक्त माना जाता है, ठीक है। आगे आते हैं हम लोग, और ये है आपका लास्ट टॉपिक शायद, लवणीय मृदा। तो लवणीय मृदा जो दोस्तों कहता है, यह जब मिट्टी में नमक की मात्रा बढ़ जाती है तो मिट्टी क्या हो जाती है, लवणीय हो जाती है। आप लोग जानते होंगे बहुत अच्छी तरह से कि जब मिट्टी में हो जो है ना कि क्या हो जाता है कि अगर नमक की मात्रा बढ़ जाएगी तो क्या बोलेंगे फिर, लवणीय मृदा हो जाती है। यह मिट्टी जो है नमक की मात्रा खराब अफवाह तंत्र और शुष्क जलवायु के कारण बढ़ती है। शुष्क जलवायु क्या होती है, थोड़ा सा गौर करते हैं हम लोग, है ना। शुष्क जलवायु में तात्पर्य उस क्षेत्र से जहाँ साल भर में 250 mm मतलब मिलीमीटर से कम बर्फा होती है, इसको बोलते हैं हम लोग शुष्क जलवायु, है ना। अच्छा आगे देखते हैं इसको हम लोग, और ये है आपका लवणीय मिट्टी को रेह, ऊफर, कल्लर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, लवणीय मिट्टी को रे, उशर, कल्लर मिट्टी के नाम से जानते हैं। लवणीय मिट्टी जो है, लवणीय मिट्टी में सोडियम, कैल्शियम, पोटासियम, मैग्नीशियम की मात्रा अधिक होती है ना, याद रखिएगा इसको कि लवणीय मिट्टी में जो होता है दोस्तों वो सोडियम, कैल्शियम, पोटासियम, मैग्नीशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। भारत में सबसे ज़्यादा जो लवणीय मिट्टी वो है गुजरात में पाई जाती है, ठीक है। और आज का जो है ये टॉपिक आज का ख़त्म होता है, ठीक है। ये आज का टॉपिक क्या हो गया भैया, द एंड हो गया, है ना। और हम लोग जो भी वीडियो चलेंगे उसको चलेंगे पार्ट 2 में आके चलते हैं, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। बाकी जो बातें वो होती रहेगी पढ़ाई के साथ साथ, ठीक है। आप लोग कमेंट भी कीजिए, ठीक है। कमेंट खुला सुना रह जाता है, ठीक है। तो आज हम लोग देखिए भारत की मिट्टी के बारे में, ठीक है ना। भारत की मिट्टी को देख लिए पूरा पार्ट 2 में जो भी बचेगा उसको हम पार्ट 2 में लेकर आते रहेंगे। और फिर मिलते हैं, तब तक फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।